बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। तो अब आज हम उनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है ओमिक डिवाइसेस। अब ओमिक डिवाइसेस, अब अगर एक कंडक्टर जो ओम लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है, तो ऐसे कंडक्टर को हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं। अब ओम लॉ के अंदर जो V और I के दरमियान जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो अगर ओमिक डिवाइसेस हैं तो ओमिक डिवाइसेस में V और I के दरमियान ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसी वजह से हम ओमिक डिवाइसेस को हम ये कहते हैं कि ऐसी डिवाइसेस जिसके अंदर V और I के दरमियान ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन हो, तो ऐसी डिवाइसेस को ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। या फिर ऐसी डिवाइसेस जिसके अंदर ओम लॉ वेरीफाई होता है उसको हम ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। और ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर ये ओम लॉ होता है उसको हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं। अब जितने भी मेटालिक कंडक्टर हैं उनके अंदर ओम लॉ वेरीफाई होता है। फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ मेटल्स हैं, जिस तरीके से कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो ये सारी जितनी भी धातें हैं, कंडक्टर्स हैं, वो जो है उनके अंदर ओम लॉ वेरीफाई होता है। और ओम लॉ जब वेरीफाई होगा तो हमेशा V और I के दरमियान आपका स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब ऐसी सारी डिवाइसेस जिसके अंदर ओम लॉ ओबे नहीं होता, ओम लॉ डज नॉट ओबे, ओम्स लॉ नॉट ओबे, तो ऐसी सारी डिवाइसेस जिसके अंदर ओम लॉ ओबे नहीं होता, तो ऐसी डिवाइसेस को हम नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम दो डिवाइसेस देखते हैं इसके अंदर, मोस्टली जो आपकी बुक के अंदर स्टडी की गई हैं। उनमें पहली है आपकी फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट जब आप लेते हैं, और दूसरा है सेमीकंडक्टर डायोड। अब क्या करते हैं कि हम एक टंगस्टन फिलामेंट लेते हैं और उसके गिर्द हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। अब क्या करते हैं कि इधर एक एमीटर लगा देते हैं जो हमें करंट की मेजरमेंट देता रहता है। अब हम करते क्या हैं कि वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाते हैं। वोल्टेज को इंक्रीज़ किया तो उसने हमें करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू देता क्या। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि उन जब डिफरेंट पॉसिबल कोई 5-7 जब वैल्यूज़ आ जाती हैं तो फिर हम उनके V और I के दरमियान ग्राफ देखते हैं। तो जब हम टंगस्टन फिलामेंट की बात करते हैं तो उसका ग्राफ कोई इस तरीके से आता है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो अब अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं आया जब हमने उसका ग्राफ बनाया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसने ओम लॉ को ओबे नहीं किया। तो फिर ये डिवाइसेस ओमिक डिवाइसेस नहीं होंगे बल्कि नॉन ओमिक डिवाइसेस। अब इसी तरीके से जब हम सेमीकंडक्टर डायोड की बात की है और उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ लेके जब हमने ग्राफ बनाया तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं थी। अब अगर स्ट्रेट लाइन नहीं थी तो इसका मतलब ये भी नॉन ओमिक डिवाइसेस है। तो सेमीकंडक्टर डायोड नॉन ओमिक डिवाइसेस, जबकि टंगस्टन फिलामेंट भी आपकी नॉन ओमिक डिवाइसेस है। तो अब अगर ये इसका बिहेवियर, कुछ चीज़ों का स्ट्रेट लाइन बिहेवियर आ जाता है और कुछ का स्ट्रेट लाइन नहीं आता, तो क्वेश्चन आता है कि वाई नॉट स्ट्रेट लाइन, तो हमें क्यों नहीं स्ट्रेट लाइन मिली। तो उसकी रीज़न जो है वो उसकी ओम लॉ की डेफिनेशन के अंदर है। तो ओम लॉ क्या कहा कि हमने V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोवाइडेड फिज़िकल कंडीशन डज नॉट चेंज। तो अब वो जो फिज़िकल कंडीशन है अगर वो चेंज ना हो तो तब तो ऐसा मुमकिन है। लेकिन ऐसी डिवाइसेस के अंदर, टंगस्टन फिलामेंट के अंदर, जैसे ही उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो उससे उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई। तो इसका मतलब कि उसकी फ़िज़िकल कंडीशन जैसी ही चेंज होंगी। तो अब इस केस के अंदर, फिलामेंट के केस के अंदर, सेमीकंडक्टर डायोड के केस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है
फिलामेंट हीट अप हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो उससे उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने के साथ साथ एक मेटल के अंदर एक्सपेंशन का फिनोमेना भी होता है कि जब भी कोई मेटल है उसके अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी एक्सपेंशन हो जाती है, लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। अब जिस तरीके से मोस्टली जब ऐसी पुल्लें बनाई जाती हैं, पुल्लें अगर बना दी जाएं तो उनके दरमियान जो है वो उनके थोड़े थोड़े वक्फे बाद गैप रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सरिया यूज़ हो रहा होता है जो कि कंडक्टर है। तो अब इनकी ये प्रॉपर्टी है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो ये एक्सपेंड करते हैं, तो इसी वजह से उनके दरमियान गैप रखा जाता है कि ताकि अगर गर्मियों के दिनों में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है 40-47 तक जाता है, तो ऐसे केस के अंदर वो जो सरिया उसके अंदर यूज़ हो रहा होता है वो एक्सपेंड करता है और उससे फिर ऐसा ना हो कि अगर हम गैप ना रखें तो पुलों के अंदर गैप क्रैक्स आ जाते हैं। इसी वजह से जो सही जो इंजीनियरिंग वर्क्स होता है उसके अंदर पुलों के अंदर उन्होंने गैप रखे होते हैं और उसका वजह भी क्या होती है, थर्मल एक्सपेंशन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तो ये है कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुई तो आर तो कांस्टेंट है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुई तो उसके वैल्यूज़ के ऊपर फ़र्क आ जाता है, स्ट्रेट लाइन बिहेवियर नहीं रहता। जबकि दूसरा है कि अब कंडक्टर आप यूज़ कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो उसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन भी आ गया। अब लेंथ इंक्रीज़ होगी तो उससे भी उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है, लेंथ इंक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन बिहेवियर नहीं होता। अब उसके बाद है सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। अब रेजिस्टर्स को जब हम 2 या 3 रेजिस्टर या ज़्यादा रेजिस्टेंस को जब आप सीरीज़ के अंदर जोड़ते हैं, एंड टू एंड जोड़ते हैं, तो तब जो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो इट इज़ द सम ऑफ ऑल दी रेजिस्टेंस। जितने भी आप रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं एंड टू एंड यूज़ किया है, और सीरीज़ रिलेशन के अंदर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मूव होते हुए सिर्फ एक पाथ मिलता है कि आप अगर आप इस तरीके से जोड़ें तो चार्जेस के मूव करने के लिए सिर्फ एक पाथ मुयस्सर हो, तो ऐसा कम्बिनेशन को हम सीरीज़ कम्बिनेशन कहते हैं। अब सीरीज़ कम्बिनेशन में ये है कि आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो हमेशा इन सारी रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगी, कि आप सम करने के बाद जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो किसी भी रेजिस्टेंस से हमेशा बड़ी होगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर करंट सेम रहता है। अब करंट सेम रहता है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले, फॉर एग्जाम्पल 10 इलेक्ट्रॉन, 10 ही इधर से पास होंगे, 10 ही इधर से पास होंगे और 10 ही इधर से ही पास होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मोशन ऑफ चार्जेस है, करंट क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो 10 अगर इधर से गुजरे तो उतनी ही टाइम के अंदर 10 इधर से गुजरेंगे और 10 इधर से। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट सीरीज़ के अंदर सेम रहता है जबकि पोटेंशियल इसका हमेशा चेंज होता है। अब उसके बाद दूसरा है पैरेलल कम्बिनेशन। अब रेजिस्टर्स को इस तरीके से जोड़ा जाए कि उसको एक से ज़्यादा पाथ मिले चार्जेस को मूव करने के, तो ऐसी कम्बिनेशन को हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। और पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होती है। अब इस केस के अंदर आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा लेस देन होगी किसी भी रेजिस्टेंस से, R1 R2 R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी बिटवीन दीज 3, तो तीनों से कम आपका आंसर आएगा। उसके अलावा जब सीरीज़ के अंदर आप पैरेलल के अंदर आप यूज़ करेंगे तो आपका पोटेंशियल हमेशा हर तरफ सेम रहेगा। अब फॉर एग्जांपल कैसे, पोटेंशियल क्या है कि चार्जेस की डिफरेंस को कहते हैं। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल इसको हमने बैटरी के साथ जोड़ा है, तो अब अगर जितना पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा, तो अब हर जो है उसी के साथ कनेक्टेड है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इधर 10 वोल्ट है तो यहाँ इनके दरमियान भी डिफरेंस क्या होगा, 10 वोल्ट होगा।
अब इसी तरीके से अगर इधर यही है तो ये इसी के साथ कनेक्टेड है और इसके दरमियान भी 10 वोल्ट होगा, इसी तरीके से इसके और इसके दरमियान भी 10। तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हाई पोटेंशियल अगर इधर इनके दरमियान डिफरेंस 10 है तो ये भी तीनों उसी के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर इधर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है तो सारी रेजिस्टेंस के दरमियान भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होगा। जबकि अगर करंट की बात करें तो फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन हैं इधर से पास हुए 10 इलेक्ट्रॉन, तो फिर मुमकिन है कि 3 इधर चले जाएं, 2 इधर चले जाएं, 5 इधर चले जाएं, तो तीनों ब्रांचेस के अंदर करंट डिफरेंट होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिफरेंट जबकि वोल्टेज सेम, क्योंकि वोल्टेज इज द डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड द लोअर पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल इनका डिफरेंस हमेशा तीनों के लिए सेम रहेगा। इसी तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम जबकि पोटेंशियल डिफरेंस। सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा तीनों रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगी, जबकि पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा 3 से मिनिमम रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट मिनिमम होगी, मतलब तीनों जो रेजिस्टेंस उनसे हमेशा कम होगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।